नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम और जय हिंद। विश्वविद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर दिया इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए, जो कि मेरे समक्ष है, प्राकृतिक आपदाएं और समाज। विषय की करते हैं शुरुआत। सभी देखने सुनने समझने वालों को मेरा तहे दिल से पुनः जय हिंद। जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की और उसमें शब्द जोड़ते हैं समाज, क्योंकि प्रकृति का संबंध समाज से हो या ना हो, लेकिन समाज का संबंध प्रकृति से जरूर है, क्योंकि समाज की निर्भरता पूर्ण रूप से तय होती है प्रकृति के कारण। लेकिन प्रकृति का अस्तित्व होगा या नहीं होगा ये समाज तो तय करता है, लेकिन समाज का अधिकांश वर्ग इस सत्य से बहुत दूर है। जब मैं बात करता हूं कि समाज का अधिकांश वर्ग प्रकृति की रक्षा के या प्रकृति के संरक्षण या प्रकृति के कहें कि नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है एक वर्ग, तब सवाल खड़ा होता है प्राकृतिक आपदाएं। क्योंकि आपदाएं होती हैं कुछ प्रकृति निर्मित, कुछ होती हैं मानव निर्मित। लेकिन जब हम इस विषय में शब्द जोड़ते हैं समाज, तो समाज में रहने वाला प्रत्येक जीव उस आपदा के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन सभी नहीं होते हैं। इस बात को गौर फरमाइए कि सभी जिम्मेदार नहीं होते हैं, क्योंकि इस देश में पर्यावरणविद भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, समाज शास्त्री भी हैं, और पर्यावरण की चेतना कैसे बनी रहे उसके लिए कार्य करने वाले सैकड़ों नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एनजीओज बोलते हैं, वह भी कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, जब दिखता है कि प्राकृतिक आपदाओं के नाम पर ऐसी ऐसी आपदाएं प्रकृति को देखने समझने सुनने को मिली है पिछले लगभग 200 से 500 वर्षों में, तब हमें चिंतन मनन करना होगा कि ऐसी कौन कौन से कारण और कौन कौन से ऐसे कथ्य हैं जिसके द्वारा मानव ने प्रकृति को चुनौती दे दी है। और प्रकृति के उस भूगोल को बदलने की जिम्मेदारी एक मानव की, सन की और कहें कि प्रतियोगिता वाली सोच ने कर रखी है। जब बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं और समाज, तो हमें समझना होगा कि प्रकृति मूल रूप से मानव पर निर्भर नहीं है, बल्कि मानव पूर्ण रूप से और मूल रूप से प्रकृति पर निर्भर है। हमने औद्योगिक विकास के नाम पर, हमने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के नाम पर, और हमने बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के नाम पर, और एक शब्द इनके साथ जोड़ दिया, डेवलपमेंट, यानी कि विकास। लेकिन हमें इस विकास शब्द के इतिहास में थोड़ा सा ही पीछे जाना पड़ेगा, 1958 और 60 के आसपास, जब देश दुनिया में ये विकास नामक शब्द का जिन्न छोड़ा गया। क्योंकि जब हम महात्मा गांधी के सपनों का भारत या अब्दुल कलाम साहब के सपनों का भारत या विवेकानंद के सपनों का भारत या शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें विकास शब्द तो मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से मिलता है। वे लोग बात करते हैं सामाजिक विकास की, धार्मिक विकास की, आध्यात्मिक विकास की, स्त्रियों के विकास की, बच्चों के विकास की और प्रकृति के विकास की। लेकिन जब वर्तमान समय में हम बात करते हैं, हमको केवल और केवल दिखता है औद्योगिक विकास, नगरीय विकास। गांव की हत्या पर खड़ा होने वाली संस्कृति को हम बोलते हैं नगरीय विकास। किसी को रोजगार के अवसर तलाशने हो तो जाते हैं शहरों में, अच्छी शिक्षा लेनी हो तो जाते हैं शहरों में, कुछ नया आविष्कार के लिए कोई योजना बनानी हो, पॉलिसियां डेवलप हो तो जाते हैं शहरों में या विदेशों में। यानी कि प्रकृति के संरक्षण, तो जो जंगल थे, जो गांव थे, उसको हमने नष्ट कर दिया, और धीरे धीरे गांवों की संस्कृति में नगर प्रवेश होता चला गया, और हमने नाम दे दिया, दिस इज अ कॉल्ड डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट विकास नहीं है, क्योंकि विषय सीधा कहता है प्राकृतिक आपदाएं और प्रकृति से छेड़छाड़, चाहे गांव का व्यक्ति करे, चाहे शहर का व्यक्ति करे, पढ़ा लिखा व्यक्ति करे, अशिक्षित व्यक्ति करे, चाहे आप अनजाने में करें, जाने में करें, अब प्रतियोगिता की होड़ में होने के बाद करें, प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना प्रकोप आपको दिखाएगी। एग्जाम्पल आपके समक्ष दुनिया ने, आप कहेंगे कुछ लोग, मैं कोविड की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोविड एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित, मानव निर्मित और मानव की विज्ञान को चुनौती देने वाली सनक का परिणाम है कोविड पेंडेमिक जो फैला हुआ है। इसलिए कोविड का मैंने 1% जिक्र नहीं किया, लेकिन कोविड के कारण हमने कभी इसका जिक्र किया कि हम जिस मोबाइल फोन का यूज करते हैं,
उस मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन से हमने कभी गौर किया इस देश दुनिया में कितनी तितलियां, कितनी मधुमक्खियां, कितनी मक्खियां, कितनी चींटियों की हत्या प्रतिवर्ष हम करते हैं? और यदि देश दुनिया से तितलियां ही खत्म हो जाएगी, क्या आप जानते हैं विश्व नहीं पृथ्वी का तापमान कितने डिग्री बढ़ सकता है? और बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर ऊपर जा रहा है कई कई क्षेत्रों में और कई कई देशों में, और कई कई देशों में तो सूखे की कगार पर भी है दुनिया। और कई मुल्क तो ऐसे हैं कि 2/3 सा हिस्सा डूब चुका है या डूबने की कगार पर है। कारण और परिणाम हम सभी को जानता है, मानव की अंधी सोच और मानव की प्रकृति को चुनौती देने वाली उसकी चमत्कारिक दृष्टि, उसके अनुसार परिणाम समझे जाने बिना मानव के वर्तमान के आविष्कार ही प्राकृतिक आपदाओं को दे रहे हैं जन्म। समाधान भी हमारे पास है, लेकिन नीति निर्माता या बड़े बड़े जो सम्मेलन होते हैं, चाहे क्योटो सम्मेलन हो प्रकृति को लेकर, पृथ्वी सम्मेलन हो, 10-10 वर्षों पर जो होते हैं वे केवल कागजों पर होते हैं, डेस्क पर बैठकर होते हैं, एसी कमरों में होते हैं। लेकिन जब किसी पर्यावरणविद की आज समय मृत्यु होती है, जीडी अग्रवाल जैसे व्यक्ति की, समाज सुधारकों की, या देश में जब खरबों रुपयों का बजट तैयार होता है किसी नदी नाले की सफाई के लिए, मैं गंगा की ही बात कर रहा हूं, तो केवल कागजों पर होता है। यानी कि आपदाओं को भी हमने अवसर में कैसे प्रकृति को परिवर्तित कर लिया, और प्राकृतिक आपदाओं को भी हमने मानव का उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया, प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमने प्रकृति को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तो वाह, यह है मानव का दोष या मानव का गुण। कुछ भी समझिए, मूढ़ मूढ़ मति भिन्ना जिसने भी कहा है सही कहा है कि 100 प्रकार के विचार 100 प्रकार के मानव में नहीं, एक ही मानव में पैदा होते हैं। प्रकृति का संरक्षण भी मानव है और प्रकृति का भक्षक भी मानव है। लेता हूं विदा, कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा कीजिएगा। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताना भूल गया, पंकज कुमार मेरा नाम है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का छोटा सा विद्यार्थी हूं। गांधी और शांति अध्ययन से मैं शोध कार्य कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।